और बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बहरीन की ईरान समर्थकों को बड़ी चेतावनी है, सख्त चेतावनी है। बहरीन ने एक बार फिर से ईरान समर्थकों को कड़ी चेतावनी दी है। गृह मंत्री ने अपने देश के लोगों को चेताया है, ईरान के वफादार हैं तो वहां जाएं और वहीं रहें। मंत्री की तरफ से बयान सामने आया है, एक बार फिर से ठीक उसी तरह का बयान जैसा पाकिस्तान की तरफ से आया था। और अब बहरीन से ऐसा बयान ये कहा गया है कि जो ईरान के समर्थक हैं, अगर इतना ज़्यादा तकलीफ है, अगर ईरान के वफादार हैं तो बहरीन छोड़ें और सीधे ईरान पहुंच जाएं, यहाँ रहने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल जिस तरह से आयतुल्लाह अली खामनेई के प्रति लोगों ने संवेदनाएं जताई, इजराइल और अमेरिका के हमलों के प्रति नाराज़गी जताई, उसके बाद से अब बौखलाहट चारों तरफ नजर आती है। बहरीन में भी अब गृह मंत्री का ये बयान, हालांकि बहरीन के गृह मंत्री के इस बयान के बाद से अब अंदर खाने ही लगातार उन्हें नाराज़गी का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि बहरीन में भी बड़ी संख्या में शिया मुसलमान रहते हैं या आयतुल्लाह अली खामनेई को मानने वाले रहते हैं, और उस बीच उनका ये बयान अपने आप में लोगों की नाराजगी को बढ़ाता है। इजराइल और ईरान के बीच छिड़ा महायुद्ध अब उस खौफनाक मोड़ पर पहुंच गया जहां से सिर्फ बर्बादी की तस्वीरें आ रही हैं। सेंट्रल इजराइल आज रात ईरानी बैलिस्टिक मिसाइलों के धमाकों से दहल उठा। ईरान ने एक के बाद एक कई मिसाइलें दागी, जिसके बाद पूरे इजराइल में डरावने सायरन गूंजने लगे। लेकिन सबसे डरावनी तस्वीर आई काफर कासिम शहर से, जहां आसमान से मौत का मलबा गिरा और सड़क पर खड़ी गाड़ियां खिलौनों की तरह हवा में उछल गईं। क्या ईरान अब आर पार के मूड में है? देखिए कैसे सायरन की आवाज के बीच इजराइल के शहरों में मौत का तांडव मचा। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ये नजारा इजराइल के काफर कासिम शहर का है। जैसे ही सेंट्रल इजराइल में सायरन बजे, लोग अपनी जान बचाने के लिए चलती गाड़ियों को सड़क पर छोड़कर भागने लगे। लेकिन चंद सेकंड बाद ही आसमान से मौत गिरी। ईरानी मिसाइल का मलबा और खतरनाक क्लस्टर म्यूनिशन के टुकड़े सीधे सड़क पर आ गिरे। धमाका इतना जोरदार था कि सड़क पर मौजूद भारी भरकम गाड़ियां कागज की तरह हवा में उछलीं और पलट गईं। मलबे की चपेट में आने से कई लोग घायल हुए हैं और हर तरफ चीख पुकार मच गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने पुष्टि की है कि यह ईरान की ओर से किया गया एक बड़ा बैलिस्टिक मिसाइल हमला था। आईडीएफ के मुताबिक हवा में ही कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया, लेकिन उनका मलबा रिहायशी इलाकों के लिए काल बन बैठा। सबसे बड़ी चिंता की बात है क्लस्टर म्यूनिशन का इस्तेमाल। ये छोटे छोटे बमों का वो घातक जाल है जो गिरने के बाद बड़े इलाके में तबाही मचाता है। काफर कासिम में इसी मलबे ने स्थानीय स्तर पर भारी नुकसान पहुंचाया है। इजराइल की सेना अब इस हमले का बदला लेने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर जॉइंट ऑपरेशन को और तेज करने की तैयारी में है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की सेनाएं संयुक्त ऑपरेशन चलाकर ईरान के सैन्य ठिकानों को मिट्टी में मिला रही हैं, तो दूसरी तरफ ईरान मिसाइल वॉर के जरिए इजराइल के शहरों को निशाना बना रहा है। यह हमला बताता है कि ईरान अब पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल के कई शहरों में इस वक्त लोग बंकरों में रहने को मजबूर हैं, क्योंकि ईरान की मिसाइलें अब इजराइल के आयरन डोम को भी कड़ी चुनौती दे रही हैं। काफर कासिम की इन तस्वीरों ने दुनिया को हिला कर रख दिया है।
ईरान का ये बैलिस्टिक प्रहार क्या इजराइल को किसी बड़े हमले के लिए उकसा रहा है? अब सवाल यह है कि क्या अमेरिका और इजराइल का जॉइंट ऑपरेशन ईरान के इस मिसाइल पावर को रोक पाएगा? और इसी बीच एक और बड़ी खबर, आक्रमण में वॉर ब्रेकिंग, इजराइल ने हिजबुल्लाह पर किया है बड़ा हमला। बड़ी खबर, इजराइल का हिजबुल्लाह पर बड़ा हमला। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। हमले में कई इमारतों को बड़ा नुकसान हुआ है, ये बड़ा दावा किया जा रहा है। एक बार फिर से आईडीएफ ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर दिया। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ की एयर स्ट्राइक हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचने का भी दावा किया जा रहा है। एक बार फिर से तस्वीर देखिए, हालात देखिए किस तरह से हैं। यहाँ पर लगातार इजराइल का हिजबुल्लाह के अलग अलग ठिकानों पर या ईरान के प्रॉक्सीज पर हमले किए जा रहे हैं। इमारतों को निशाना बनाया जा रहा है। जानकारी यह है कि आईडीएफ ने एक बार फिर से दक्षिणी लेबनान में एयर स्ट्राइक की और कई इमारतों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। अब सवाल ये कि क्या वाकई में ये हिजबुल्लाह के ठिकाने थे या फिर आम लोग इस हमले की जद में आए हैं। एक और बड़ी खबर, बड़ा दावा हिजबुल्लाह को लेकर आईडीएफ ने किया है। बड़ी खबर यह है कि दक्षिण लेबनान में सुरंग नेटवर्क होने का दावा है। खियाम में चर्च के नीचे सुरंग नेटवर्क मिला है। गिवाती ब्रिगेड की जांच में अंडरग्राउंड रास्ता बाकायदा मिला है और ये उसी तरह की सुरंगें हैं जो इसके पहले गाजा में नजर आती थी। अब जानकारी यह है कि दक्षिणी लेबनान में बाकायदा सुरंगों का नेटवर्क है। ऐसा सुरंगों का नेटवर्क जिसमें हिजबुल्लाह, जिसका एक तरह से उसका इस्तेमाल करते थे हाइडआउट्स के तौर पर, अपने हथियारों को छुपाने के तौर पर। खियाम में एक चर्च के नीचे ऐसी ही सुरंग मिली और एक नहीं, ऐसी कई सुरंगें मिली हैं। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रखी हैं। जमीन के अंदर ऐसी तमाम तस्वीरें जो लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को या हिजबुल्लाह के नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग करती है। अब ऐसे तमाम नेटवर्क्स को पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है आईडीएफ। गिवाती ब्रिगेड की जांच में अंडरग्राउंड रास्ता मिलने की खबर सामने आ रही है। ईरान अमेरिका महायुद्ध आज 28वें दिन में प्रवेश कर चुका है, लेकिन आज की सुबह पूरी दुनिया की सांसें थमी हुई हैं। क्या ये युद्ध खत्म होने वाला है या फिर ये किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी है। एक तरफ ट्रंप ने ईरान की ऊर्जा ठिकानों को उड़ाने की डेडलाइन 10 दिन आगे बढ़ा दी, तो दूसरी तरफ बैक चैनल से बातचीत भी इसी तरह से रही और ऐसी उसकी खिचड़ी पक रही है जिसमें पाकिस्तान बिचौलिया बनकर उभरा। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान से उन्हें तोहफा मिला, लेकिन उसी वक्त लेबनान की राजधानी बेरूत इजरायली बमबारी से दहल गई। वॉशिंगटन से तेहरान तक कूटनीति के घोड़े दौड़ रहे हैं। ट्रंप ने अचानक अपनी हमलों की समय सीमा को 10 दिन आगे बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया है। ट्रंप का दावा है कि ये नरमी उन्होंने ईरानी सरकार के अनुरोध पर दिखाई है और बातचीत बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन सबसे चौंकाने वाला खुलासा हुआ उस तोहफे को लेकर जिसका जिक्र ट्रंप पिछले कुछ दिनों से कर रहे थे। ट्रंप के मुताबिक वो तोहफा था पाकिस्तान के 10 तेल के जहाज। हॉर्मुज पर सख्त नाकेबंदी के बावजूद ईरान ने पाकिस्तान के इन जहाजों को सुरक्षित निकलने दिया। क्या ये ईरान की तरफ से दोस्ती का हाथ था या फिर ट्रंप को उलझाने की कोई नई चाल? इस पूरे युद्ध के बीच पाकिस्तान अब पीस मेकर की भूमिका में नजर आ रहा है। इस्लामाबाद का दावा है कि वो ईरान युद्ध को खत्म करने के लिए सभी बड़े स्टेक होल्डर्स के साथ रचनात्मक बातचीत कर रहा है।
पाकिस्तान की इस सक्रियता के पीछे ट्रंप का वो इशारा है जिसमें उन्होंने माना कि पाकिस्तान और ईरान के बीच तेल के जहाजों को लेकर जो तालमेल हुआ वो शांति की दिशा में पहला कदम हो सकता है। लेकिन सवाल वही है कि क्या अमेरिका और ईरान के बीच की गहरी खाई को पाकिस्तान पाट पाएगा या फिर ये सिर्फ ट्रंप की एग्जिट स्ट्रेटजी का हिस्सा है। एक तरफ शांति की बातें हो रही है तो दूसरी तरफ जमीन पर खून खराबा कम नहीं हुआ है। शुक्रवार तड़के लेबनान की राजधानी बेरूत एक बार फिर धमाकों से थर्रा उठी। इजराइल ने हिजबुल्लाह के गढ़ पर जबरदस्त हवाई हमले किए। एएफपी के रिपोर्टरों ने बेरूत के आसमान में आग का गोला और धुएं का गुबार देखा। इजराइल का ये रुख साफ कर रहा है कि जब तक फाइनल डील नहीं होती वो अपने दुश्मनों को सांस लेने का भी मौका नहीं देगा। कूटनीति के मेज सजी हुई है लेकिन इजराइल के लड़ाकू विमान अब भी कहर बरपा रहे हैं। 6 अप्रैल ये वो तारीख है जो तय करेगी कि मिडिल ईस्ट में शांति लौटेगी या फिर आग और भड़केगी। ट्रंप को तोहफा मिल चुका है। पाकिस्तान सेतु बनने की कोशिश कर रहा है लेकिन इजराइल के हमले बता रहे हैं कि राह इतनी आसान नहीं है। सवाल ये है कि क्या 28 फरवरी से शुरू हुई ये जंग अब खात्मे की ओर है। और मिडिल ईस्ट के इस पूरे तनाव के बीच में ईरान ने बड़ी चेतावनी दी है होटलों को, होटल मालिकों को। तो मिडिल ईस्ट की इस जंग में ईरान ने होटलों को बड़ी चेतावनी दी, खासतौर से बहरीन और यूएई के होटलों को अल्टीमेटम दिया है। यूएस जवानों को ठहराने वाले होटल्स टारगेट पर हैं। ईरान ने क्लियर कट मैसेज दिया, अगर सैनिक रुके तो मिलिट्री टारगेट जरूर माना जाएगा उसे। ये क्लियर कट ईरान ने कहा है और यही वजह है कि यूएई या फिर बहरीन में बड़े हमले लगातार हो रहे हैं। अब ईरान ने इस चेतावनी के साथ में स्पष्ट कर दिया कि वो होटल्स को निशाना नहीं बना रखे हैं, वो उन होटल्स या उन स्थानों को निशाना बना रखे हैं जिस जगह पर यूएस के जवान ठहरे हुए हैं। यूएस के जवान जो लगातार अपना आश्रय बनाए हुए हैं उन इलाकों को टारगेट बनाया जा रहा है, चाहे बात वो कोई फैसिलिटी हो या फिर कोई होटल। और लगातार इसी बात को लेकर एक बार फिर से ये चेतावनी जारी की गई है। चलिए बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग, ईरान में सुरक्षा बलों का बड़ा एक्शन। ईरान में सुरक्षा बलों ने बड़ा एक्शन किया है। इस्फहान में दरअसल 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। अब जानकारी ये सामने आ रही है कि ये वो 15 लोग हैं जो इन इलाकों से संवेदनशील जानकारी एक तरह से निकाल रहे थे और मीडिया को दे रहे थे। अब ऐसे तमाम मुखबिरों को टारगेट करा। इसके पहले भी हमने देखा था कि ईरान में किस तरह से ऑन ग्राउंड कई ऐसे मुखबिर या ऐसे संवेदनशील इलाकों से लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक बार फिर इस्फहान में 15 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस्फहान वैसे ही बड़ा सेंसिटिव एरिया माना जाता है। यहाँ पर न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं और उसके आसपास संवेदनशील जानकारी मीडिया को देने वाले या फिर इजराइल या अमेरिका तक जानकारी पहुंचाने वालों पर सख्त एक्शन ईरान की तरफ से नजर आता है। क्या इजराइल की वो अजय सेना जिसे दुनिया लोहा मानती थी अब अंदर से खोखली हो रही है? क्या बिना सैनिकों के इजराइल का सुरक्षा कवच टूटने वाला है? चौंकी मत, क्योंकि ये कोई दावा ऐसा ही नहीं है, दावा किसी दुश्मन ने नहीं किया बल्कि खुद इजरायली सेना यानी कि आईडीएफ के चीफ जनरल जमीर का है। जनरल जमीर ने प्रधानमंत्री नेतन्याहू को सीधे सीधे चेतावनी दी कि अगर तुरंत नए भर्ती कानून नहीं आए तो इजरायली सेना सामान्य कामकाज भी नहीं कर पाएगी। 12,000 सैनिकों की कमी और युद्ध के अंतहीन मोर्चे, क्या इजराइल अपने ही बोझ तले दबने वाला है? देखिए इजराइल का वो संकट जो उसे हमास या हिजबुल्लाह से भी ज्यादा डरा रहा है। इजराइल के रक्षा गलियारों में इस वक्त हड़कंप मचा है। आईडीएफ चीफ जनरल जमीर ने जो कहा उसने तेल अवीव से लेकर यरूशलेम तक सनसनी फैला दी। जनरल ने संसद और सरकार को साफ चेताया कि आईडीएफ को अब भर्ती कानून, रिजर्व ड्यूटी और अनिवार्य सेवा बढ़ाने वाले कानून की सख्त जरूरत है। अगर ये कदम नहीं उठाए गए तो रिजर्व सिस्टम टूट जाएगा और सेना ठप हो जाएगी। ये पहली बार नहीं है। जनवरी से ही जनरल जमीर पीएम नेतन्याहू को खत लिख रहे। गाजा युद्ध के बाद से दबाव इतना बढ़ गया है कि अब सेना सांस लेने की स्थिति में नहीं।
आखिर इजराइल जैसे देश में सैनिकों की इतनी भारी कमी क्यों? इसकी वजह है अक्टूबर 2023 से जारी अंतहीन युद्ध और इजराइल का एक पुराना विवाद। सेना चीख चीख कर बता रही है कि उसे कम से कम 12,000 अतिरिक्त सैनिकों की तुरंत जरूरत है। लेकिन संकट की असली जड़ है अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समुदाय, जहाँ एक तरफ इजराइल का आम युवा अपनी जान हथेली पर रखकर मोर्चे पर है, वहीं दूसरी ओर करीब 80,000 अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स युवा सैनिक सेवा के योग्य होने के बावजूद घरों में बैठे। उन्हें धार्मिक आधार पर छूट मिली है। हाई कोर्ट कह चुका है कि इस छूट का कोई कानूनी आधार नहीं, लेकिन वोट बैंक की राजनीति के कारण नेतन्याहू सरकार उन्हें सेना में खींचने की हिम्मत नहीं जुटा पा रही। जनरल जमीर का डर जायज है। अगर रिजर्व सैनिक वापस अपने काम पर नहीं लौटे और नए सैनिकों की भर्ती नहीं, तो इजराइल का मिलिट्री ढांचा ताश के पत्तों की तरह बिखर सकता है। इजराइल इस वक्त 2 मोर्चे पर लड़ रहा है। एक मोर्चा सरहद पर है, जहां हमास और ईरान जैसे दुश्मन हैं। दूसरा मोर्चा खुद उसके घर के अंदर। क्या नेतन्याहू अपनी सरकार बचाने के लिए अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स समुदाय को छूट देते रहेंगे या फिर देश की सुरक्षा के लिए कड़ा फैसला लेंगे? अगर जनरल जमीर की चेतावनी सच हो, तो इजराइल के लिए आने वाला समय किसी महाविनाश से कम नहीं होगा। और अगली बड़ी वॉर ब्रेकिंग इजराइल पर ईरान के हमले से जुड़ी हुई खबर यह है कि इजराइल पर बड़ा हमला हुआ है और इस बार हमला किया है ईरान के प्रॉक्सीज ने। हिजबुल्लाह ने बाकायदा एक टैंक पर हमले का वीडियो जारी किया है। देखिएगा ये तस्वीर, इजराइल के मरकवा टैंक पर हमले का ये वीडियो जारी किया गया है। दक्षिणी लेबनान के तेबिस शहर में टैंक पर हमले का दावा एक तरह से किया जा रहा है। ये तस्वीर जो जारी की गई है, ये बताया जा रहा है इजराइल पर ईरान के प्रॉक्सी का हमला हुआ है और हिजबुल्लाह ने बाकायदा ये वीडियो जारी किया है। ये तस्वीर आप देखेंगे जिस रूप में ये पूरा एक ड्रोन वीडियो सामने आया है और यहाँ पर एक टैंक आपको नजर आ रहा है और ये टैंक माना जा रहा है कि इजराइल की सेना का है और उसी जगह पर बड़े हमले को अंजाम दिया गया। हमले को अंजाम देने वाला ईरान का समर्थक प्रॉक्सी रहा है और हिजबुल्लाह की तरफ से टैंक पर हमले का ये वीडियो जारी करते हुए बताया गया कि किस तरह से अगर इजराइल हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले कर रहा है तो इजराइल के भी इसी तरह से मरकवा टैंक पर बड़े हमले किए जा रहे हैं। दक्षिणी लेबनान के तेबा शहर की तस्वीर इस सामने आई है। जिस तरह से अभी हालात हैं, ये मान के चलिए कि लगातार ईरान बड़े स्तर पर हमले कर रहा है इजराइल पर और माना जा रहा है कि इस पूरे युद्ध में दोनों तरफ से बहुत डैमेज हो रहा है। ईरान पीछे हटने को तैयार नहीं। इजराइल कसम खा चुका है कि वो ईरान का नामो निशान मिटा कर रखेगा और यही वजह है कि भले ही इजराइल खुद पूरी तरह से बर्बाद होने पर उतारू है, सैनिक क्षमता से लगातार वो जूझ रहा है। वहां की कमी उसके सामने है। लोगों के सामने जाने के लिए, जवाब देने के लिए फिलहाल नेतन्याहू के पास में कुछ नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हाथ पीछे खींचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन इजराइल अड़ा हुआ है तो ईरान भी पीछे हटने को तैयार नहीं। ईरान की मिसाइलों ने इजराइल में तैनात एयर डिफेंस सिस्टम को बोनस साबित कर दिया। आयरन डोम और डेविड स्लिंग जैसे सिस्टम इजराइल में हो रही तबाही को चुपचाप देखने पर मजबूर है। ईरान इजराइल में क्लस्टर वॉरहेड वाली मिसाइलों से हमले कर रहा है। इन मिसाइलों में लगा वॉरहेड हवा में फटता है और हवा में कई छोटे छोटे बम रिलीज कर देता है, जिसके बाद ये बम अलग अलग टारगेट को तबाह कर देते हैं। एक साथ इतनी बड़ी संख्या में बमों को रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बस के बाहर की बात है। ईरान ने अब तक जंग में अपनी सबसे आधुनिक और विनाशकारी मिसाइलों का इस्तेमाल किया। ईरान ने फतेह 2 मिसाइल से इजराइल पर हमला किया। यह मिसाइल हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल
यानी HGV तकनीक से लैस होती है, जो मैक 15 की रफ्तार से अपने टारगेट पर हमला करती है। खबरों के मुताबिक इस मिसाइल ने तेल अवीव और नेगेव के सुरक्षित ठिकानों को निशाना बनाया। ईरान ने इजराइल पर खुर्रमशहर 4 मिसाइल से भी हमला किया। ये मिसाइल लगभग 2000 किलोमीटर दूर बैठे दुश्मन को तबाह कर सकती है। इसका 1500 किलोग्राम का वॉरहेड दुश्मन के ठिकानों को तबाह कर सकता है। ईरान की खैबर शिकन मिसाइल इजराइल के लिए बेहद विनाशकारी साबित हो रही है। लगभग 1450 किलोमीटर रेंज वाली ये मिसाइल सॉलिड फ्यूल से चलती है। साथ ही ये हवा में भी अपना रास्ता बदल सकती है, जिसकी वजह से इसे इंटरसेप्ट करना बेहद मुश्किल है। ईरान ने नेवातिन और तेल नोव जैसे एयरबेस पर हाल ही में गाद्र और इमाद मिसाइलों का इस्तेमाल किया। इसके अलावा सॉलिड फ्यूल वाली सेजिल मिसाइल से भी इजराइल में जबरदस्त तबाही मचाई गई। ईरान के शाहिद ड्रोन इजराइल को तबाह कर रहे हैं। ईरान हजारों कामिकाजी ड्रोन का इस्तेमाल इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को एंगेज करने के लिए भी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। मिडिल ईस्ट में जंग की आग भड़क चुकी है और अब ये आग सीधे शहरों को निकल रही है और ईरान की मिसाइलें और ड्रोन तो इजराइल पर कहर बनकर टूट रहे हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है, क्या इजराइल का मजबूत एयर डिफेंस इतना कमजोर पड़ चुका है कि उसे कोई भी मात नहीं दे पा रहा? कभी अभेद्य माने जाने वाले सिस्टम आयरन डोम, डेविड सीलिंग, थार्ड और पैट्रियट क्या अब जवाब दे रहे हैं, या ईरान की रणनीति ने अब उन्हें चकमा दे दिया है? ईरान की मिसाइल और ड्रोन इजराइल पर कहर बनकर टूट रहे हैं। इजराइल का आयरन डोम, डेविड स्लिंग, थार्ड और पैट्रियट जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। मिसाइलों की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो रहा है और मिसाइलों को अब अपना टारगेट खोजने में कोई तकलीफ भी नहीं हो रही है। ईरान के हमलों से इजराइल के बड़े शहर तेल अवीव में भारी तबाही हुई। तेल अवीव और उसके आसपास के इलाके में इमारतों को भारी नुकसान हुआ। खबरों के मुताबिक केवल तेल अवीव में ही लगभग 12,000 से ज्यादा रिहायशी और कारोबारी संपत्तियों को नुकसान हुआ। शहर की लगभग 850 मल्टी स्टोरी बिल्डिंगें ईरान की मिसाइलों के शिकार बन चुकी हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 40 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है, जबकि 2800 से ज्यादा लोग घायल हैं। यहाँ हालात ऐसे हैं कि सायरन और विस्फोट की आवाज़ अब रूटीन बनती जा रही हैं। ईरान के पलटवार की वजह से इजराइल के पर्यटन व्यवसाय को भारी नुकसान हुआ। In the last 48 hours, Iran targeted a civilian area. They're doing that as a mass murder weapon. Luckily, no one was killed, but that's due to luck, not their intention. Their intention is to murder civilians. बेन गुरियन एयरपोर्ट को बार बार बंद करना पड़ा। हमलों की वजह से अब सब स्टेशन और ट्रांसमिशन लाइनों को नुकसान पहुंचा, जिससे शहर के कई हिस्सों में बिजली की कटौती हुई। राजधानी यरूशलेम भी ईरान के पलटवार से सुरक्षित नहीं। यरूशलेम के रिहायशी इलाकों में मिसाइलों के प्रहार और हवा में इंटरसेप्ट की गई मिसाइलों का मलबा गिरने से काफी तबाही हुई। यरूशलेम और उसके बाहरी इलाकों में लगभग 4,500 से ज्यादा रिहायशी और सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचा। यरूशलेम के पास नेशेर और दूसरे इलाकों में इमारतों के ढहने की खबरें आई हैं। बताया जा रहा है कि फरवरी 2026 के बाद से यरूशलेम में कम से कम 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि मिसाइल हमलों और भगदड़ के कारण 900 से ज्यादा लोग घायल हुए। बीत शेमेश में एक मिसाइल के सीधे गिरने से एक सिनागॉग और उसके नीचे बने शेल्टर को भारी नुकसान पहुंचा। यरूशलेम के कुछ हिस्सों में ईरानी हमलों के बाद पावर ग्रिड फेल होने से अंधेरा छाया रहा। खबरों के मुताबिक कुछ इलाकों में बिजली सप्लाई पर भी कुछ हद तक असर पड़ा। शहर की मुख्य सड़कों पर गिरे मलबे से यातायात ठप हुआ। खबरों के मुताबिक लगभग 500 से ज्यादा निजी वाहन आग और मलबे की चपेट में आकर पूरी तरह नष्ट हो गए।
ईरान ने हाइफा में भी भारी तबाही मचाई। ये इसराइल का तीसरा सबसे बड़ा शहर और प्रमुख औद्योगिक केंद्र है। हाइफा इसराइल का मुख्य समुद्री द्वार है, जिसे ईरान ने फतह 2 मिसाइलों से निशाना बनाया। हमलों में हाइफा पोर्ट के बुनियादी ढांचे, क्रेन और कंटेनर डिपो को भारी नुकसान पहुंचा है। खबरों के मुताबिक हाइफा और उसके आसपास के इलाके में लगभग 8,500 से ज्यादा रिहायशी इमारतों को नुकसान हुआ। हाइफा में अब तक 15 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है, जबकि मिसाइल हमलों, आग और मलबे के कारण 1200 से ज्यादा लोग घायल हुए। साफ है कि इसराइल में जबरदस्ती तबाही हुई है। ईरान का गुस्सा इसराइल पर फूट रहा है और इसराइल करहा रहा है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।